बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर आबिद सुहेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस, आपके साथ डेटाबेस सिस्टम्स के लेक्चर सीरीज़ में, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में सेकंड लेक्चर में आपके साथ पेश खिदमत है। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे तो तब क्या था? तब थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इन क्या काम करते थे, इनमें क्या ड्रॉबैक थे, इस चीज़ को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर से रिकॉल करवाता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डेटाबेस क्या है, डेटाबेस की डेफिनेशन क्या थी। अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने ये बताया था कि आप डेटा जो होता है एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रख लेते हैं और उस सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उस डेटा को एक्सेस करती है। अब डेटा के साथ डेटा की डेफिनेशन भी होती है, इस चीज़ पे बात हुई थी जिसको मैंने कहा था कि डेटा के साथ उसकी कैटलॉग्स भी होते हैं और डेटा ऑर्गेनाइज होता है विद रिस्पेक्ट टू एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डीबीएमएस क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। वो सिस्टम्स जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम डीबीएमएस कहते हैं। और मैंने डीबीएमएस का एक छोटी सी आपको एग्जांपल से समझाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ से देखें जहाँ पर ये डेटाबेस डीबीएमएस, उसके बाद ये आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, फिर आपके पास यूज़र होते हैं। फिर हमने लास्ट बात की थी, हमने कहा था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस क्या है, और मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ की प्रैक्टिस हम लैब में करेंगे। एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, अगर आप लोग इसको फॉलो करें तो आप लोग खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये w3school.com आपके पास लिंक है, यहाँ पर आप जाएं तो आप अपने बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप इनको क्लिक करते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्रिएट डेटाबेस का सिंटैक्स आ जाता है। ये सिंटैक्स है, ये जो चीज़ है ये आपके लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की एक क्यूरी है, एसक्यूएल क्यूरी। आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके लिए ये क्यूरी डेटाबेस के अंदर आपके डिजायर्ड या आपके डेजिग्नेटेड नेम से एक डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर देता है, लास्ट लेक्चर में जिसको मैंने रिपोजिटरी कहा था। तो आप जब सबसे पहले काम करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है डेटाबेस को क्रिएट करना है। आप लोगों के पास एसक्यूएल सर्वर क्यूरी एनालाइजर अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसको इस तरीके से आप क्यूरी एनालाइजर को देख सकते हैं। ये आपके सामने मैं एक स्क्रीन पे पिक्चर शेयर करता हूँ। ये आपके पास क्यूरी एनालाइजर है, यहाँ पर आप क्यूरी पैन के अंदर क्यूरी लिखते हैं और नीचे आपकी क्यूरी की एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्रिएट टेबल किया और क्रिएट टेबल, ठीक है, और ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये आपकी ऊपर डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। हम एक और चीज़ देखते हैं कि आप सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये W3 स्कूल ने बहुत अच्छा आपको मतलब आप, मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन बेसिक लर्निंग के लिए आप इन्होंने एक आपको एडिटर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एडिटर है। अब इसमें क्रिएट टेबल, ये देखेंगे ये क्यूरी है, क्रिएट टेबल पर्सन ब्रैकेट स्टार्ट हुई छोटी ब्रैकेट और पर्सन आईडी, पर्सन आईडी आगे उसकी डेटा टाइप इंट, लास्ट नेम आगे उसकी डेटा टाइप varchar 225, फर्स्ट नेम varchar 225। अब मैं इसको देखूं कि ये जो ये वाली जगह आपको नजर आ रही है, ये वाली जगह, यहां पर आपके पास डेटाबेस के टेबल्स हैं जो इन्होंने इस एडिटर की मैंने क्रिएट किए हुए हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पर देता हूं, इसका नाम चेंज कर देता हूं पर्सन अंडरस्कोर माई, ठीक है। अब मैं इसको रन एसक्यूएल करता हूं। जब मैं रन एसक्यूएल करता हूं तो आप ये देखें ये पर्सन माई के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया,
ठीक है, उस टेबल को आपने क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको इस पैन के अंदर आप देखें तो आपके पास ये जो सारी क्यूरीज हैं, जो DDL की क्यूरीज हैं, जिसके अंदर ड्रॉप टेबल है, ऑल्टर टेबल है। ड्रॉप टेबल के अंदर आप ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट ये दोनों यूज करेंगे। लैब में आप लोगों को परफॉर्म कराई जाएंगी कि ड्रॉप में क्या फर्क है और ट्रंकेट में क्या फर्क है, ठीक है। ऑल्टर टेबल, ये आप लोग साथ साथ लैब में ये एक्सरसाइज करें, आपके लिए अच्छा ये है कि आप SQL सर्वर पर करें, ठीक है। और एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास ये एक और रिसोर्स है, ये है W3 रिसोर्स के नाम से। ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। इस रिसोर्स के अंदर आपको जो अच्छी चीज मिलेगी वो ये मिलेगी, आपके पास डेटाबेस के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं SQL के, SQL फॉर ANSI, MySQL, Postgre, SQLite, NoSQL, MongoDB, Oracle, Redis और Apollo और GraphQL, इसके लिए इसमें क्यूरीज। फॉर इंस्टेंस मैं MySQL को ओपन करता हूं तो MySQL के लिए जितना भी सिंटैक्स है, इसका जो कॉन्स्ट्रेंट है, इसकी जो टेबल है, इंडेक्स है, ये सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस मतलब आपको इसका सिंटैक्स आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो लैब प्रैक्टिस के साथ साथ इसको करें। बच्चों देखो, दूसरे ही लेक्चर में मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि डेटाबेस की थ्योरी अलहदा पैटर्न पे चलेगी और लैब अलहदा पैटर्न पे चलती होती है। लैब के अंदर अपनी असाइनमेंट्स होती हैं जिनको आप लोगों ने लैब के अकॉर्डिंगली करना होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि डेटाबेस की लैब के लेक्चर्स अच्छे तरीके से लिए बगैर आप डेटाबेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और मैं तो अपने बच्चों को क्लास में यही कहता हूं कि बच्चों मॉडलिंग डिजाइनिंग के साथ साथ लैब थ्योरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में ऐसा होगा कि थ्योरी के अंदर जो हम पैटर्न करेंगे वो हमारा ज़्यादा होगा मॉडलिंग पे, नॉर्मलाइजेशन पे, और आखिर में मैं आपको थ्योरी की कुछ सिंटैक्स भी लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवाऊंगा। अभी आप लोगों को इसीलिए मैं इस लेक्चर में ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग जिस भी MySQL में कर रहे हैं, SQL सर्वर में कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल कर लें, आप उसके ऊपर क्यूरीज को प्रैक्टिस करें, DDL की क्यूरीज, DML की क्यूरीज, अगर आप DCL की क्यूरीज भी करते हैं तो और बेहतर है। तो बच्चों ये साथ साथ आप ज़रूर कंटिन्यू करें। चलें हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो है आपके पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वही मैंने अपनी स्लाइडों में डाला हुआ था कि प्लीज़ आप लोग W3 रिसोर्स को ओपन करें, W3 स्कूल को ओपन करें। इनिशियल क्यूरीज ज़रूर आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, लेकिन बेहतर ये है कि जी आप SQL सर्वर को इंस्टॉल करें, MySQL इंस्टॉल करें, SQLite इंस्टॉल करें, Oracle इंस्टॉल करें और उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा Oracle ने अपनी भी गाइडलाइन दी हुई हैं, उनके अपने साइट पे हैं, उनकी क्यूरी की सिंटैक्स हैं। SQL सर्वर ने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ने अपनी वेबसाइट पे बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई। कुछ चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कॉन्स्टेंट की बात आएगी तो मैं आपको क्यूरीज के थ्रू थोड़ा सा बता दूंगा। व्यूज़ की बात आएगी, मैं आपको क्यूरीज के थ्रू थोड़ा बता दूंगा। कुछ चीज़ें थ्योरी की समझने के लिए मैं क्यूरी का सहारा भी लूँगा। चलें देखो बच्चों, ये आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है ये एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट है या इनवाइस है? मतलब इनवाइस की रिपोर्ट है। फॉर इंस्टेंस इनवाइस क्या होती है? मैं आज गया शॉप पे जाके मैंने उनसे कुछ चीज़ें परचेज़ की और उन्होंने अपने पास जो स्कैनर पड़ा हुआ था उससे सारी चीज़ों को स्कैन किया और मुझे उन्होंने हाथ में एक जो है ना वो रसीट दे दी। वो रसीट जो है उसके ऊपर हर वो चीज़ जो मैंने परचेज़ की उसकी प्राइस लिखी। इसको हम इनवाइस कहते हैं। अच्छा, अब इनवाइस क्या होती है कि आपने जितनी भी चीज़ें परचेज करनी वो आपकी डेटाबेस में स्टोर हो गई और आपको इस फॉर्म में उन्होंने एक टोकन ऑफ जो है वो रिमेंबर कि आपके पास ये चीज़ सेव रहे वो आपको दे दिया, आपको इनवाइस दे दी। अच्छा बच्चों, होता यूँ है कि ये आपके पास इसका एक फॉर्मेट होता है जो कि आप डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये लास्ट लेक्चर से एसोसिएटेड था कि भाई डेटाबेस से हम सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं। बच्चों डेटा स्टोर भी करते हैं, हम उसे डेटा रिट्राइव भी करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर इनवाइस
कस्टमर की इंफॉर्मेशन नज़र आएगी, नीचे आपको फिर इनवाइस किस दिन वो शिप हो रही है, और नीचे आइटम्स जो उसने परचेज की है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक इनवाइस में होगी, और ये बेहतर यही होता है कि ये इनवाइसेस अगर आप मैनुअल बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और उसमें मेमोरी का भी बहुत इफेक्ट होता है। हम लोग अब जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ों में इवॉल्वमेंट की वजह से हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, बिजनेस की चीज़ों को याद करें। तो बेहतर यही है कि हम इसको ऑटोमेट कर लें। तो ऑटोमेशन की तरफ पहला स्टेप जो था वो आपके पास था ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम। इसको फाइल अप्रोच भी कहते हैं, फाइल बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में सी और सी प्लस प्लस, जावा या कोई और बेसिक लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपने फाइलिंग की होगी। अब फाइलिंग को अगर आप रिकॉल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइल के अंदर हम लोग क्या करते थे। हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते थे, और स्ट्रक्चर बना के हम फाइल के अंदर उस डेटा को स्टोर करते थे। अब फाइल की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई फाइल की क्या लिमिटेशन है, और इस फाइल पे जो सिस्टम बेस करता है उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। अब फाइल बेस्ड सिस्टम्स की डेफिनेशन का है अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा बच्चों, क्लियर हो जाएं अबाउट द एप्लीकेशन प्रोग्राम कि एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि वो इंटरफेस जहां से आपका यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस करेगा, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अगेन, वो इंटरफेस जहां से यूजर आपका डेटाबेस से कनेक्ट होता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। A collection of application programs that perform services for end users such as production of reports. Each program defines and manages its own data. अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज हॉरिबल है या जो चीज डिफिकल्ट है वो ये है, ऑन डेटा। बात ये हो रही है, ये नीचे मैं आपको वो दिखाऊं, नीचे जो डायग्राम नजर आ रही है उसमें पहले है वेंडर की ट्रांजैक्शन, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, वेंडर, पेरोल। अच्छा बच्चों, ये क्या है? एक सिस्टम, जैसे मैंने कल आपको बताया था, पहले लेक्चर में आपसे डिस्कशन हुई थी कि भाई ऐसा होता है कि आपके पास जो CMS है या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके पास LMS है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई स्टूडेंट जो है वो कोर्स में रजिस्टर्ड होता है, स्टूडेंट फीस पे करता है, तो वो सारे के सारी उसकी एप्लीकेशंस होंगी, डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप याद कर लें, वन फाइल वन एप्लीकेशन, वन फाइल वन एप्लीकेशन। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, वन फाइल वन एप्लीकेशन। होता क्या है, मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। मतलब ये आपके सामने एक सिस्टम नजर आ रहा है जिसके अंदर इन्वेंट्री भी मैनेज हो रही है, आपके वेंडर्स की इंफॉर्मेशन भी मैनेज हो रही है, कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सैलरी देनी है वो भी मैनेज हो रही है। ये देखिए, इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, आपकी जो है वेंडर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेज हो रही है। ये इन्वेंट्री हो गई आपकी, ये आपकी वेंडर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी, पेरोल हो गया आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कस्टमर की ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये वो सिस्टम है जो इस सिस्टम के सब सिस्टम्स हैं। अब मसला ये है कि ये जितने भी सब सिस्टम्स हैं, इनके लिए कोई भी एक सेंट्रल रिपोजिटरी या एक सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता फाइल सिस्टम में। वन फाइल वन एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन अपनी अपनी फाइल मेंटेन कर रहा है, हर एप्लीकेशन अपनी फाइल मेंटेन कर रहा है। मतलब पे रोल वालों ने जो भी रिकॉर्ड स्टोर करना है वो उन्होंने अपने डेटाबेस में, अपनी फाइल में स्टोर करना है। अच्छा, अब होगा क्या, अगर आप बात करें पे रोल की, तो पे रोल के अंदर रिपोर्ट
ये प्रोड्यूस होगी जब हमें कोई भी रिपोर्ट चाहिए होगी। अभी मैंने आपको एक इनवाइस की रिपोर्ट की फॉर्मेट दिखाई थी, वो उस प्रोग्राम से यूजर कनेक्ट होगा इस प्रोग्राम से और वो रिपोर्ट लेगा और ये वो फाइल होगी पेरोल की। अगेन मैं बता दूं, रिपोर्ट अगर यूजर को चाहिए है कि उसने ये चेक करना है कि इस महीने सारे एम्प्लॉयज़ को कितनी कितनी सैलरी मिली, ठीक है, रिपोर्ट उसे ये चाहिए तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से कनेक्ट होगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो वहाँ पर क्यूरी करेगा। क्यूरी का मतलब ये है कि उसे इंक्वायरी करेगा और वो एक फाइल जो उसके पीछे जिसमें पे रोल का रिकॉर्ड होगा वो उसमें से उठा के दे। अब ऐसे दूसरी एप्लीकेशन जो है प्रोग्राम होगा आपका वेंडर्स का। इसके अंदर ये आपका प्रोग्राम है, यूज़र इससे कनेक्ट करेगा क्या नाम है अपने प्रोग्राम से। अगर उसे ये रिपोर्ट चाहिए कि किस किस वेंडर ने कितनी जो है गुड्स हमें सप्लाई की हैं, तो वो प्रोग्राम जो है वो वेंडर की फाइल से वो डेटा उठा के देगा। सेम इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स लेने के लिए यूजर इन्वेंट्री के प्रोग्राम के थ्रू इन्वेंट्री के डेटा से लेगा। हर एक एप्लीकेशन का मतलब यह है कि हर जो एक सब सिस्टम है उसकी अपनी फाइल होगी, फाइल्स के बीच में शेयरिंग नहीं है। ये आपका फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगेन मैं अब आपको डेफिनेशन जरा समझ आ जाएगी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, फाइल बेस्ड सिस्टम्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सर्विसेज फॉर एंड यूजर। सर्विसेज कौन सी है? उसने कोई रिपोर्ट देनी है, कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, ठीक है। एक उसमें से लिखा हुआ है कि जी रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है, मैंने बाकी बता दिए, इंसर्शन भी करनी है, डिलीशन भी करनी है, अपडेशन भी करनी है। ईच प्रोग्राम डिफाइंस एंड मैनेजेस इट्स ओन डेटा। हर प्रोग्राम जो है वो अपना डेटा मेंटेन करेगा। ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया। आप इस स्टेटमेंट को याद कर लें, वन फाइल वन एप्लीकेशन, वन फाइल वन एप्लीकेशन। भाई हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी फाइल है। ये आपके पास ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम है। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, एक और तरीके से देखते हैं। ये कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, ये उसकी फाइल है, ये कस्टमर ऑर्डर फाइल, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रोग्राम है आपका, और ये वो यूजर जो है वो से रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब यूजर्स को जब भी कोई रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी होगी इनवाइस प्रोग्राम्स की, तो वो कस्टमर के डेटा से लेके उसे दे देगा। अगर प्रोग्राम दूसरा है कस्टमर अकाउंट प्रोग्राम, उसको अकाउंट्स की रिपोर्ट्स चाहिए तो वो कस्टमर अकाउंट फाइल से उठा के दे देगा, और उसको मेलिंग एड्रेस चाहिए तो मेलिंग लिस्ट से वो उठा के वो दे देगा। अच्छा, ये एक लिहाज से तो आपको अच्छा लग रहा है कि भाई हर कोई अपना अपना करे, हर प्रोग्राम जो है अपनी अपनी फाइल रखे, किसी को किसी के साथ कोई भी टेंशन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये आपको तो अभी ये लग रहा होगा कि भाई ये तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि हर प्रोग्राम जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनमें ऑटोनॉमी है, ऑटोनोमस है, अपनी मर्जी से मैनेज करते हैं। लेकिन बच्चों ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अब ये चीजें हैं जो एक फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, वो लॉजिकली रिलेटेड डेटा है। पहले लेक्चर में मैंने लॉजिकल रिलेशन की बड़ी डिटेल में आपको बताई थी कि भाई लॉजिकल रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस से जो एसोसिएटेड, या एक आपके पास सिस्टम उससे एसोसिएटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे उसमें इकट्ठे होंगे, कोई भी अननेसेसरी रिकॉर्ड उसमें नहीं आएगा। ये तो एक चीज हो गई। और दूसरी चीज आपको मिल गई कि भाई कुछ ऑटोमेशन भी है, फाइल सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेशन भी है कि चीजें ऑटोमेटेड वे में मैनेज हो रही हैं। लिमिटेशन, सबसे जो मैं आपको एडवांटेज उस वक्त बता रहा था कि वन फाइल वन प्रोग्राम एडवांटेज है, वो एडवांटेज नहीं है, वो इसकी सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डेटा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आप इसी को देखें। अब अगर मुझे कस्टमर का डेटा देखना है तो मुझे कस्टमर के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। अगर मुझे इनवाइसेस का डेटा देखना है तो कस्टमर ऑर्डर्स का देखना पड़ा। सो इट मींस कि कस्टमर इनवाइसेस में भी यूज हो रहे हैं और कस्टमर जो है अपनी जो कस्टमर की फाइल है वहां पर भी यूज हो रहे होंगे।
आप ऐसे आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। भाई कस्टमर की जितने भी जो हमारे पास कंपनी में कस्टमर रजिस्टर्ड हैं, अब उनका रिकॉर्ड दो जगह पर हमें रखना पड़ रहा है। एक यहां पर जहां पर आप कस्टमर के ऑर्डर्स को मेंटेन करेंगे, एक यहां पर जहां पर आप कस्टमर की फाइल को मेंटेन करेंगे, तीसरा यहां पर जहां पर आप कस्टमर के अकाउंट्स को सो एक कस्टमर है और उसकी फाइल तीन जगह पर हमें डुप्लीकेट कर रहे हैं। ये आइसोलेशन की वजह से है। तो मसला क्या हो गया कि आपके पास एक रिकॉर्ड है, सेम है, वो होना तो यही चाहिए कि वही मतलब कस्टमर का वो एड्रेस बार बार वही यूज होना चाहिए, कस्टमर की वही इंफॉर्मेशन हर जगह यूज होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है आपके पास, वो तीन जगहों पर रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी डुप्लीकेशन हो गई है। अच्छा, अब ये डुप्लीकेशन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? भाई ये बुरी चीज है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आपकी इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? देखो बच्चों, ऐसा होगा आपकी तीन जगह पर एक फाइल क्या होगी, आपकी डुप्लीकेट होगी, तीन जगहों पर आप फाइल को मैनेज करेंगे। अब क्या होगा, आपने अगर कस्टमर का एड्रेस चेंज करना है तो आपको तीनों जगह पर चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर की कोई और डिटेल है, सेल फोन नंबर है उसका, वो आपको चेंज करना है, वो तीनों जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई आपसे मिस्टेक हो गई, तीनों जगह पर आपको चेंज करनी पड़ेगी। हां, अब आपने तीन जगह पर मेंटेन किया है, कोई चेंज करनी है तीनों जगह पर करनी है, आप तीनों जगह पर वो चेंज, क्योंकि तीनों डिफरेंट लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं, तीनों जगह पर आप उसे चेंज नहीं कर पाए। एक जगह पर आपने चेंज कर दिया, एक जगह पर उसे चेंज नहीं किया, एक जगह पर आपसे मिस्टेकनली किसी और तरीके से वो चेंज हो गया। सो हुआ क्या, एक ही रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड के अब तीन वर्जन्स क्रिएट हो गए। मैं बात कर रहा हूं वर्जन की, कि भाई एक ही रिकॉर्ड है, एक ही कस्टमर का रिकॉर्ड है, अब उसके तीन वर्जन्स क्रिएट हो गए। क्या हो गए? तीन वर्जन्स क्रिएट हो गए। अब उसमें से कौन सा करेक्ट वर्जन है, उसमें से करेक्ट वर्जन कौन सा, कि भाई अब मुझे ये देखना है कि कस्टमर की जो मेलिंग लिस्ट है, ये मेलिंग लिस्ट है, उसके अंदर उसका और एड्रेस आ रहा है। जब कस्टमर की अकाउंट फाइल देखता हूं तो उसके अंदर कस्टमर का एड्रेस और आ रहा है। जब मैं कस्टमर को इनवॉइस दे रहा हूं वहां पर एड्रेस कोई और आ रहा है। अब मैं सर्टेन नहीं हूं, अनसर्टेनिटी आ गई है कि जी कौन सा ठीक है। तो डेटा की कंसिस्टेंसी गई, आप शक शुबहात में मुब्तला हो गए कि कौन सा वर्जन करेक्ट है। तो ये सेपरेशन की वजह से, वन फाइल वन प्रोग्राम की वजह से डुप्लीकेशन क्रिएट हुई, और डुप्लीकेशन की वजह से ये आपके पास मसला क्रिएट हो गया, जिसको आप कह रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो क्या हो गया, वो अब करेक्ट नहीं रहा, उसमें कंसिस्टेंसीज नहीं रही, उसकी इंटेग्रिटी लॉस हो गई। अच्छा, यहां तक हमने बात की। अगली बात इससे ज्यादा डेंजरस है, डेटा डिपेंडेंस। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात की थी, अभी भी मैं जब आपको सिंटेक्स बता रहा था तो मैं कह रहा था कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो साथ ही साथ आप उसकी इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम कोई सिस्टम कैटलॉग, कोई मेटा डाटा मेंटेन करते हैं। बेटा जो मेटा डाटा होता है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो, डेटाबेस में दो चीजें हैं, एक डेटा है और दूसरा स्ट्रक्चर है। एक डेटा है और दूसरा स्ट्रक्चर है। डेटा क्या है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो डेटा है, और जो मेटा डेटा है वो उसका स्ट्रक्चर है। अब बच्चों यहां पर मसला ये है कि स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर वो आपका प्रोग्राम में होता है। किसका स्ट्रक्चर? डेटा का स्ट्रक्चर प्रोग्राम में होता है और डेटा आपका फाइल में होता है। अब
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिफाइंस द डेटा, कि उसकी डेफिनेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास है। अगर आपको याद हो तो जो आप फाइल बेस्ड सिस्टम अगर सी में बनाते हैं तो वहां पर आप के स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं या आप ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं उसके अंदर आप डेटा टाइप्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। फाइल जो होती है वो सिंपल डेटा रख रही होती है। अगर आपके पास एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर किसी का नाम, एड्रेस और उसका फोन नंबर लिखा हुआ है और आपको उसके स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो बेटा वो रिकॉर्ड आपके लिए यूजलेस है। आप उस रिकॉर्ड को विदाउट स्ट्रक्चर आप उसको कहीं पर परफेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये है डेटा डिपेंडेंस, कि डेटा जो है वो डिपेंडेंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम का। एप्लीकेशन प्रोग्राम की इस डिपेंडेंस की वजह से आपको जो मसाइल होंगे वो हम अगली स्लाइडों में डिस्कस करेंगे। अभी मेन आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई डेटा को मेंटेन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक डेटा और दूसरा उसका स्ट्रक्चर। अब डेटा डिपेंडेंट होता है स्ट्रक्चर पे, और एप्लीकेशन जो है वो डिफाइन कर रही होती है किसको, डेटा को, इन फाइल बेस्ड सिस्टम। जो इसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। अब फाइल के अपने फॉर्मेट्स हैं, आप डिफरेंट फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल है, एक डेट फाइल है, इसके अलावा और भी डिफरेंट फाइल्स हैं, वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। फिक्स क्यूरी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि आपके पास जो भी क्यूरी करनी है एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कर सकते हैं, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके पास बैकएंड पे कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है आप उससे उसको एक्सेस करें। इस स्लाइड से मैंने ये समझा कि फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर हमने डेटा को एक कोशिश की है कि भाई वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, रिपोर्ट्स निकल आए, लेकिन उससे अब हम मसाइल हमें क्या हो गए। एक तो ये हो गया कि जी हमें उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन करना है, डुप्लीकेशन है, सेपरेशन की वजह से उसकी इंटेग्रिटी हमारे लिए मेंटेन करना मुश्किल है। जो तीसरी चीज़ है जो कि डेटा की डिपेंडेंस है, कि भाई डेटा सारे का सारा एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है। इसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। वही जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जी आपके पास कस्टमर की फाइल है, तो कस्टमर का ये डिटेल्स जो हैं जिसमें कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये 3 जगह पर रिपीट हो रहा है। ये अभी जो मैंने आपसे एग्जांपल शेयर की थी उसके अंदर कस्टमर नेम, और ये कस्टमर की फाइल जो है ये वाली कस्टमर का 1 2 3, ये कस्टमर की फाइल 3 जगह पर रिपीट हो रही है। एक कस्टमर ऑर्डर फाइल में, कस्टमर अकाउंट फाइल में, और कस्टमर की मेलिंग लिस्ट में, 3 जगह पर रिपीट हो रही है। तो जिसकी वजह से अगर उसमें आप एक जगह पर चेंज करते हैं और 2 जगहों पर चेंज नहीं करते तो आपके लिए जो है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना चैलेंज हो जाएगा। अच्छा, अब सेपरेशन बिटवीन डेटा एंड स्ट्रक्चर, इसको मैं भी अगेन आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं कि ये देखो, ये आप लोग जब डिफाइन करते हो, ये कबोल का सिंटैक्स है। जो आपकी फाइल है वो डिपेंडेंट है इस की डेफिनेशन पे, और वो डेफिनेशन आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम में है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम ही डिफाइन करेगी कि डेटा की टाइप क्या होगी, कौन सा डेटा जाके फाइल में स्टोर होगा। सो इट्स ऑल बाइंडिंग, कि जी आप फाइल के बगैर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते और डेटा के बगैर आप फाइल के थ्रू कोई काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें आपकी फाइल बेस्ड सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये जो चीज है, अगर हम इसको रिप्लेस करें डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर, तो हम इस तरीके से करेंगे कि ये हमारे पास 3 यूजर्स हैं, जो 3 आपको टर्मिनल नजर आ रहे हैं, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल। अब जब हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम होगा तो इस टर्मिनल पे एक एप्लीकेशन होगी, दूसरे टर्मिनल पे दूसरी एप्लीकेशन होगी, तीसरे टर्मिनल पे तीसरी एप्लीकेशन होगी, और हर एक एप्लीकेशन के साथ उसका जो है वो डेटा स्टोर होगा। हर एक एप्लीकेशन के साथ उसका डेटा स्टोर होगा। हम कहते हैं नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। डीबीएमएस अप्रोच इसके रिवर्स में है।
डीबीएमएस अप्रोच ये कहती है कि ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें दोनों चीजें, अब वो दोनों चीजें कौन सी हैं, डेटा और उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को यहां पर डेफिनेशंस लिखा हुआ है, डेटा और उसका स्ट्रक्चर, डेटा और उसके स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके सेंट्रल रिपोजिटरी में रख दो और एक डीबीएमएस के थ्रू एप्लीकेशन सारी उसको एक्सेस करें। अब आपको 180 का ट्विस्ट मिल गया कि भाई अब ऐसा हो रहा है कि हर एप्लीकेशन अपना डेटा मेंटेन नहीं कर रही, वो जो ऑटोनॉमी थी, वो जो सेपरेशन थी, उस सेपरेशन की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब उस सेपरेशन को हमने खत्म करके हमने सेंट्रल एक डेटाबेस बना लिया और सेंट्रल डेटाबेस के अंदर हमने सिर्फ सेंट्रल डेटाबेस नहीं बनाया, हमने वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम पर उसकी डिपेंडेंस थी वो हमने अब उसको इंडिपेंडेंस कर दिया। वो इंडिपेंडेंस हम इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर डेटा प्लस उसकी डेफिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के लिए। डेटा और उसका स्ट्रक्चर का इकट्ठा रखना ये डीबीएमएस अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं अभी का लेक्चर जो पीछे हमने किया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बच्चों जब डेटाबेस नहीं था तो क्या था। जब डेटाबेस नहीं था तो फाइल बेस्ड सिस्टम थे। फाइल बेस्ड सिस्टम एक बहुत अच्छी ट्राई थी टुवर्ड्स द ऑटोमेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि ऑटोमेशन कर लेते हैं हम रिकॉर्ड्स की और उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन अब उसके जो मसाइल थे हमने उस पर बात की और मसाइल की हमने जो बेस लाइन थी उसके लिए हमने तीन चीजें कही कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये और डेटा ये अलग-अलग नहीं होने चाहिए, स्ट्रक्चर और डेटा इकट्ठा होना चाहिए, इससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरा ये था कि भाई एक सेंट्रल रिपोजिटरी होनी चाहिए, हर किसी को आप इंडिपेंडेंस मत दो कि वो अपने डेटा खुद से मेंटेन करें। तो ये चीजें हमने डीबीएमएस में देखी और हम अब डीबीएमएस अप्रोच की तरफ जाते हैं कि डीबीएमएस अप्रोच क्या है और डीबीएमएस अप्रोच से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। लेट्स सी, सबसे पहली चीज है कि डीबीएमएस जो है अप्रोच वो डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करती है। डीबीएमएस अप्रोच डेटा, अच्छा बच्चों हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी कि डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला हो गया एंटिटी, दूसरा हो गया एट्रीब्यूट और तीसरा हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपके पास नीचे जो नजर आ रहा है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास एंटिटी है, ये आपके पास उसके जो अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये दूसरी एंटिटी है परचेज की और ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अच्छा बच्चों देखो रिलेशनशिप क्या होता है, वर्क कि कस्टमर परचेजेस, परचेजेस का मतलब यह कि कोई ना कोई चीज परचेज करने या कोई खरीदने आ रहा है, कि भाई जो बंदा जिसके पास किसी काम से जाता है या कोई एक चीज किसी दूसरे के साथ जो एक रिलेशनशिप बनाती है उसको हम कहते हैं कि वो दोनों के बीच में एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है। एंटिटीज क्या होती हैं, ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, कॉन्सेप्ट है या इवेंट है। जैसे कस्टमर है, कस्टमर एक पर्सन है, परचेजेस क्या है, परचेजेस एक कॉन्सेप्ट है या एक इवेंट है कि आपने एक परचेज किया किस चीज को, प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट अगेन एक पर्सन है। आप टेरिटरीज को देखते हैं तो टेरिटरीज प्लेसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं कि जी आटा, चीनी, दाल जो आपकी प्रोडक्ट हैं वो आपकी थिंग्स हैं, ये सारी चीजें एंटिटीज हैं तो जिसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू है, एट्रीब्यूट। अब एंटिटी को आप डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एट्रीब्यूट्स, जो उसकी प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी है एक एंटिटी की आप उसको एट्रीब्यूट कहते हैं और इसका मतलब ये है कि एंटिटी को डिफाइन जो है आप एट्रीब्यूट से करते हैं। मतलब एक पर्सन है, अब पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, वो उसका अकाउंट नंबर है, नेम है, एड्रेस है जो आपको नीचे नजर आ रहा है। ये तीनों चीजें जो हैं ये कहां पर डिफाइन कर रहे हैं हम, एंटिटी के एट्रीब्यूट से, एंटिटी के एट्रीब्यूट से। और रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप जो है वो दो एंटिटीज के बीच में एसोसिएशन होता है। आगे के लेक्चरों में हम बड़े प्रॉपर तरीके से इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से एंटिटीज, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप को बनाते हैं। ये मतलब कुछ सादा तरीके से नहीं बनता, इसके लिए प्रॉपर लॉजिक स्टेब्लिश करनी पड़ती है। वो लॉजिक होती है कि आपके बिजनेस में ये किस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, एक एंटिटीज के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से इसको समझा सकूं कि जी ये किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं आपको वही W3 स्कूल की
एक एग्जांपल शो करता हूँ। आप उस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आपके पास ये चीज़ क्लियर थोड़ी सी हो जाएगी कि बेसिकली होता क्या है आपके पास। ये देखें, ये आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं। ये है आपके पास एक एंटिटी का नाम है आपका कस्टमर्स। कस्टमर्स एक एंटिटी है। अब कस्टमर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कस्टमर का आईडी, नाम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ये आपके पास कस्टमर के एड्रेस है। अब इन एड्रेसेस के नीचे उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, ये पहली एक। अब ये एक एंटिटी है, कस्टमर आईडी 1, कस्टमर नेम, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है। ये एक एंटिटी के बारे में पूरी की पूरी रिकॉर्ड हमने डेटाबेस में स्टोर किया होगा। तो बच्चों, इस तरीके से डेटाबेस आपके इसको ऑर्गेनाइज करता है डेटा को। आज के लेक्चर में आगे कुछ चीज़ें हम क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो हम थर्ड लेक्चर में रख लेंगे, क्योंकि लेक्चर 40 मिनट्स का मैंने बनाना था और इस वक्त तकरीबन जो है लेक्चर की लेंथ 36 पे चली गई है। तो मैं अभी इसको एंड करता हूं और ये जो अगली चीज़ें हैं ये मैं अगले लेक्चर में आपको कवर करूंगा। बहरहाल आप ये देखें कि कस्टमर, ऑर्डर आइटम, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने सारे का सारा जो है हमने एक उसमें रिपोजिटरी में, ये वो रिपोजिटरी सेंट्रल रिपोजिटरी, हमने इसमें इसको डाल दिया। DDL, DML और एक्सेस कंट्रोल 3 ऑपरेशंस हैं। ये हम यूज़र को देते हैं और यूज़र जो है वो DBMS से थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस करता है। अब यूज़र सिर्फ डेटा लेता है थ्रू क्यूरीज, ना उसको स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ रहा है एप्लीकेशन में। उसने जो एप्लीकेशन बनाई है ये वो एप्लीकेशन होगी। मतलब ये नहीं है कि जी DBMS अप्रोच में एप्लीकेशन नहीं बनती, जो आपको फ्रंट एंड नजर आ रहा होता है बेसिकली वो आपके पास एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आप डेटा को एक्सेस कर सकें। आप डेटा को थ्रू DBMS एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो DDL, DML, एक्सेस कंट्रोल, ये आपके पास मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आज के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको डिस्कस किया कि क्यूरीज होती हैं, क्यूरीज के थ्रू आप डेटा को एक्सेस करते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर इतना था। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आज का लेक्चर। कुछ इस लेक्चर्स की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे और तकरीबन दूसरे लेक्चर का कंटेंट अब कवर हो गया। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बच्चों। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जब डेटाबेसेस नहीं थे तो क्या था। जब डेटाबेसेस नहीं थे तो आपके पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फर्स्ट ट्राई थी किस चीज़ की, कि ऑटोमेट करने की। किस चीज़ को ऑटोमेट करने की? बिजनेस के डेटा को स्टोर करना और बिजनेस के फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करना। उसमें कुछ फैसिलिटीज़ भी थी लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी थे। वो ड्रॉबैक्स हमने आज के डिस्कस किए और उसका सॉल्यूशन उसका DBMS अप्रोच है। वो सॉल्यूशन भी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ दूसरे लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।